अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के 8वें सेशन के साथ जो है वो फिर हाज़िर हूँ मैं। हमने जो लास्ट अपना लेक्चर ख़त्म किया था वो 1857 1857 की वॉर की वजूहात थी कि क्या-क्या वजूहात थी जिनकी वजह से 1857 की लड़ाई हुई। और उसके अंदर सारी मैंने आपके सामने ज़िक्र करी थी, जिसमें मज़हबी वजूहात थी, सियासी वजूहात थी, माशी वजूहात थी। अंग्रेज़ की तरफ से जो ज़ुल्म, ज़्यादती या धोखाधड़ी का एक सारा मामला था वो था। इसके अलावा किस-किस तरह हमारी रियासतों पे कब्ज़ा हुआ उसका मैंने ज़िक्र किया था। मज़हब के क्या मामलात थे, सैयद अहमद शहीद तहरीक क्या थी, फ़राइज़ी तहरीक क्या थी, वो सारी चीज़ें। फिर जो फौरी वजूहात जिनमें बनी थी उसके अंदर मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि जो मज़हब की बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो गई थी। उसमें सत्ती की रस्म थी, मुसलमानों के शिया सुन्नी मसाइल थे, उसको बहुत ज़्यादा हवा दे दी गई थी। रियासतों के आपस के मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में किस तरह से लड़ा दिया गया था, ज़बानों में किस तरह से तफ़रीक कर दी गई थी। ये वो बहुत सारे इश्यूज़ थे कि जो कि बैक वक़्त एक साथ मतलब मल्टीपल किस्म के इश्यूज़ थे जो कि अंग्रेज़ों से नफ़रत की वजूहात पैदा कर रहे थे या बना रहे थे। उसके बाद फिर जो फौरी वजूहात में से मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया कि एक वजह तो मैंने आपसे ज़िक्र की थी कि वो जो बंदूक जो एक तैयार की थी, गन तैयार की गई थी, उसका मसला हुआ और वो क्या हुआ फिर वो मैंने आपके सामने पूरा मंगल पांडे का ज़िक्र किया था। इनको सज़ाएँ दे दी गई थी और सज़ाओं के साथ-साथ जो है वो तो हर जगह जो है कहीं न कहीं मसाइल जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ तमाम कौमियतों को शुरू हो गए थे। इसके बाद इसके अलावा एक आध 2 छोटी-छोटी चीज़ें और भी थीं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि हिंदू फ़ौजियों के पास एक ये मसला था कि वो समंदर पार जाके नहीं लड़ते थे। तो उनको ये था कि हमारा जो धर्म है वो ख़राब हो जाता है, उससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो इस चक्कर में वो बाहर नहीं जाते थे। उनके साथ ये किया गया कि उनकी पोस्टिंग ऐसे इलाकों में करनी शुरू करी गई कि जो कि समंदर पार होते थे, तो वो भी एक नफ़रत की वजह बन गई। उसके अलावा जेलों के अंदर भी एक बहुत बड़ा इश्यू था। उस टाइम बादशाहत का हमेशा से एक तरीक़ाकार था जो कि सदियों से राइज था, वो यहाँ पे ये था कि ज़ाहिर-सी बात है जो जेलों में कैदी होते थे उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, हर तरह के लोग होते थे। तो जेल के अंदर तरीक़ाकार ये रखा जाता था कि उनको कुछ अलग-अलग से पैसे दिए जाते थे। अलग से मुराद ये कि उनके लिए अलग-अलग खानों का इंतज़ाम होता था। जैसे ज़ाहिर-सी बात है जो हिंदू हैं वो गोश्त नहीं खाएँगे, जो मुसलमान हैं उनको सब्ज़ी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, खाते हुए गोश्त खाना चाहते हैं। तो बाकायदा जंग में जेलों में पैसे देके खाना खरीदने का या अलग-अलग खाने बनवाने का इंतज़ाम किया जाता था ताकि ये जो मज़हबी मसला है ये ना हो। तो जो कि मैं आपसे बार-बार ज़िक्र करता रहता हूँ कि ये जो हम जिस तहत में हम हैं या पाकिस्तान बनने के बाद की जो चीज़ें हमने देखी जिस दौर की, वो जो हिंदू और मुस्लिम लड़ाई दिखाई जाती है वो और जो हमारी तारीख़ रही है उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क रहा है। हमारी लड़ाइयाँ जो भी रही हों लेकिन हमने आपस में एक-दूसरे के मज़ाहिब का बहुत ज़्यादा एहतराम किया। ये अंग्रेज़ों का ही किरदार था या अंग्रेज़ों की एक बाकायदा प्लान है जो उस तरीके से वो आगे अपने सिस्टम को लेके चलते हैं। साज़िश नहीं कहता मैं उस लफ्ज़ को कि वो साज़िश तो वो थी जो आपको समझ में आए। ये एक प्लान तरीक़ाकार होता है उनका कि वो उस तरह से अपने सिस्टम को आगे लेके जाते हैं। और उनका यही होता है कि आप जितना डिवाइड रखोगे उतना रूल करने में आसानी रहती है। तो ये वो वजूहात थी जिसके नतीजे में 1857 की जंग का आगाज़ हुआ और दिल्ली का जो हमारा बिल्कुल जो आखिरी बादशाह जो बैठे हुए थे बहादुर शाह ज़फ़र साहब, उनका बिलाखिर इक़्तिदार इक़्तिदार का यहाँ से ख़ात्मा होता है क्योंकि इस लड़ाई के अंदर अंग्रेज़ कामयाब होगा और जो तमाम कौमियतें, क़ुव्वतें थी यहाँ पर वो नाकामी का शिकार होके ख़त्म हो जाएँगी। कैसे ख़त्म होंगी ये भी मैं बताऊँगा कि किसकी वजूहात क्या थी कि अंग्रेज़ को कामयाबी क्यों हुई थी और यहाँ पे जो मकामी लोग थे उनको नाकामी क्यों हुई थी, ये भी एक वजूहात उसके सामने आपके रखूँगा। जो उसके अंदर जो अहम था बादशाह का किरदार वो एक तरह से बिल्कुल ही मुअत्तल हो चुका था। बादशाह साहब जो है वो सिर्फ़ दिल्ली के अंदर बैठे रहते थे, वहाँ से बेवकूफ़ों किस्म के बयानात या बयानात जिस तरह आज के बयानात आते हैं वैसे तो नहीं आते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है लेकिन वो तकरीबन हालात वैसे ही सेम आज देख सकते हैं आप। एक एक साहब बैठे होते हैं, वो कुछ भी रोज़ाना बोल देते हैं, एक दिन बताते हैं कि वो कोरोना फ्लू है, एक दिन बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता, दूसरे दिन बोलते हैं इससे लोग मर जाते हैं, तीसरे दिन बोलते हैं बाहर निकल जाओ, चौथे दिन बोलते हैं घर में बैठ जाओ। तो इसी किस्म जब आपके पास कोई ज़मीनी आपके पास कोई ग्राउंड के ऊपर ताकत नहीं होती है, आपको इक़्तिदार जो है वो ऐसे ही बस ख़ानदानी नस्लों में मिल गया है, किसी ने ला के बिठा दिया आपको, तो आपके पास भी कोई ताकत पावर नहीं होती है, बाहर अतराफ़ में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, आपको सिर्फ़ ये पता होता है कि मेरे महल के अंदर क्या हो रहा है, महल के अतराफ़ में क्या हो रहा है, बस ये पता है। तो यही बादशाहत की सूरत हाल थी, अय्याशियों का वही जो आलम मैं आपसे पहले ज़िक्र करता हुआ आ रहा हूँ कि जहाँ आपके बादशाह क्या आलम थे।
तो जो 1857 के हवाले से चंद चीज़ें मिलती हैं तारीख के अंदर, कुछ किताबें हैं, सही है गलत है इस पर मैं राय नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक पूरा तारीखी तरीक़ाकार होता है, आप उसको वेरीफाई कर सकें मुख्तलिफ़ किताबों में कि किस तरह के बादशाहत के हालात थे, कि जब पता ही चलता है कि जिस टाइम पे जब ये हमला हो रहा था, तो जो खाने की जो एक उसकी लिस्ट जारी हुई थी कि दोपहर में जो खाने पकते थे, उसकी जो लिस्ट थी जिसके अंदर 180 के करीब खाने पकाए जाते थे, जो कि तमाम दरबारी और जो महल के अंदर रहने वाली ख़वातीन, कनीज़ें, औरतें, उनकी बेगमात, उनके बच्चे और ये सारा सिलसिला था कि 180 के करीब खाने पक रहे थे। और जब दरबार पे हमला हो रहा था, उनको इससे कोई ग़र्ज़ नहीं था, वो बैठे हुए अपने आदाब बजा ला रहे थे। और तारीख़ में ये भी पता चलता है कि जो बादशाहों की औलादें थी उस टाइम पे जब हमले-वमले चल रहे थे, तो वो अपने कबूतर और मुर्गियाँ लड़ा रहे थे। तो इनको इससे कोई ग़र्ज़ नहीं था कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया, उनको अपनी ज़ाती मसलों से ही ग़र्ज़ था, जिस तरह आज भी आप उसकी मिसालें देखते रहते हैं कि उनको अपने ज़ाती मुल्क तबाह हो जाए, रियासत तबाह हो रही है, उससे उनको कोई ग़र्ज़ नहीं होता लोगों का क्या हाल है, अवाम पिस रहे हैं, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं। दूसरी तरफ अवाम लड़ रही है। लोग लड़ रहे हैं, रियासतों के अंदर बगावतें हो चुकी हैं, अंग्रेज़ को मारा जा रहा है, अंग्रेज़ उनको मार रहा है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि शिकस्त क्यों हुई? सबसे अहम सवाल ये कि इतनी बड़ी ताकत और चंद हज़ार फ़ौजियों ने किस तरह से पूरे के पूरे इतने बड़े बर्र-ए-सग़ीर को रियासत जो जिसमें 540 या कहीं 560 के करीब रियासतों का ज़िक्र मिलता है कि 560 रियासतें थीं, कैसे उनको शिकस्त दे दी और किस तरह से पूरे के पूरे बर्र-ए-सग़ीर के ऊपर एक कंपनी ने कब्ज़ा किया और फिर उसके बाद वो इक़्तिदार जो है मलिक-ए-बरतानिया को उसने तोहफ़े में फ़राहम कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसकी चंद वजूहात तो वही पीछे वाली जो कनेक्शन आप कर सकते हैं आसानी से कि 200 साल का मामला है, कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, 1857 की बात नहीं है। 1707 के बाद से आप आ जाएँ वहाँ तक, जब औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद से हालात ख़राब होते-होते यहाँ तक पहुँचे। उसमें रियासतें आधी तो हाथ से पहले ही जा चुकी थी। मईशत आपके कंट्रोल में नहीं थी, ज़मीनों पे जितना लगान-वगान सारा सिलसिला था वो उनके कंट्रोल में था। लगान फ़िल्म आप सबने यकीनन आमिर खान की देखी होगी, तो आप जान सकते होंगे कि किस तरह वो आपकी ही ज़मीनों पर कब्ज़ा करके आपसे ही पैसे लेते थे। जिसको आज आप आसान अल्फाज़ में भत्ता-वत्ता कह सकते हैं, भत्ते समझ में आ जाता है कराची वालों को, कि आप ही की ज़मीन पर आप काम नहीं करते थे और आप पर ही उसका जुल्म रखा जाता था, रवा रखा जाता था, इस किस्म के मामलात। तो सारी तौर पे आप हर तौर पे कमज़ोर थे। फिर उसके अलावा जो अहम चीज़ें थी वो ये कि आपके पास कुछ चीज़ें जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी की भी चीज़ें कहलाती हैं, उसका भी एक कमी थी ना, आपके पास सुल्तान था, आपके पास असलहा नहीं था, आपके पास कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी जंग के हवाले से, बादशाहत की तरफ से कोई हिदायत नहीं थी, कोई मरकज़ियत नहीं थी, हर इलाके की फ़ौजें अपने तौर पे लड़ गईं। अगर मेरठ के अंदर लड़ाई हो रही है तो ये नहीं पता कि बनारस में क्या हो रहा है, बनारस में अगर लड़ाई हो रही है तो मद्रास में क्या हुआ, मद्रास में क्या हो रहा है, लखनऊ का नहीं पता। आपको किसी चीज़ का कोई मैनेज सिस्टम नहीं है आपके पास, और ज़ाहिर-सी बात है उस दौर में लड़ाइयाँ मैनेज तो होती नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ के पास में ताकत-कुव्वत थी, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था पोस्ट ऑफिस की सूरत में। पता चलता है कि 1890 के करीब, सॉरी 890 के करीब जो है वो, या 899 ऐसी कुछ जो है वो, इनके पास जो थे उस टाइम पे पोस्ट ऑफिसेज़ मौजूद थे, जो कि तार जो सिलसिला होता था तेज़ी से खतूत रवाना करने का, पूरा एक प्रॉपर इनके पास सिक्योरिटी का निज़ाम था, किसी न किसी सूरत में एक इंटेलिजेंस का निज़ाम मौजूद था, एक खबर पहुँचाने का फ़ौरन निज़ाम मौजूद था, जिसके नतीजे में उनको फ़ौरी तौर पे अपनी फ़ौजें मूव करने में आसानी होती थी। कि अगर फ़र्ज़ करते एक जगह पर बागियों ने बगावत की है, फ़ौजियों ने बगावत कर दिया है, तो दूसरी तरफ से अगर फ़ौजें वहाँ मूव करनी है, तो फ़ौरी तौर पर अंग्रेज़ सरकार को ये पता होता था कि किस जगह पर हमने फ़ौज को मूव करना है। वो फ़ौरी तौर पे अपनी फ़ौजें वहाँ मूव कर देते थे, जिसका रिज़ल्ट में ये होता था कि जल्दी उस बगावत को कंट्रोल कर लिया जाता था। फिर दूसरा वही मसाइल, हथियार की कमी, कोई मरकज़ी क़यादत का ना होना, मतलब एक इलाके के अंदर बगावत हुई, जिस भी सरदार ने, जिस भी बड़े आदमी ने, जिस भी जनरल, कर्नल जो भी होते थे, जो भी उसका उस टाइम पे आदमी होता था, उसने बगावत की, लेकिन उसको उसका किसी दूसरे इलाके के साथ कनेक्शन नहीं है, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो बहुत जल्दी शिकस्त खाए जाते थे, मारे जाते थे बेचारे। लड़ते रहे आखिरी वक़्तों तक, सबने अपनी जानें दी, जब जिस हद तक मुकाबला कर सकते थे उन्होंने मुकाबला किया और अंग्रेज़ को जितना टफ़ टाइम दे सकते थे दिया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये जो उनका सिक्योरिटी का, इंटेलिजेंस का निज़ाम था वो कामयाब होता गया और आहिस्ता-आहिस्ता इलाके फ़तहयाब होते गए अंग्रेज़ के हक़ में, और जो मकामी अफ़राद थे उनको शिकस्तें होनी शुरू हुईं। अच्छा, मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया हुआ है कि ऐसा नहीं होता था कि हमारे आपस के इख्तिलाफ़ का तो नुकसान हुआ, वो भी मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन आपस के इख्तिलाफ़ मसला नहीं था इस टाइम पे। इस टाइम पे रियासतों का हर किसी के लिए अपनी सर्वाइवल मसला था। जैसे कि मैंने आपसे अवध की रानी का ज़िक्र किया, झांसी की रानी, ये सब हिंदू थे। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नहीं मैंने फ़ोकस किया कि बादशाह जो है वो बैठा हुआ हमारा साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है।
उन्होंने कहा अंग्रेज़ को मारना है, हमने अंग्रेज़ सरकार निकालनी है यहाँ से। उन्होंने उसके लिए लड़ाइयाँ जारी रखी। इसी तरह सिखों की फ़ौजें थी, उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ जारी रखी। अगर जो राजपूत थे, उन्होंने अपने-अपने जो इलाके थे वो बचाने की, जो जाट थे उन्होंने अपने-अपने इलाके, मुसलमानों ने अपने तौर पे जो कोशिशें, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो उलमा कराम के साथ कनेक्टेड था, जो कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि वो सैयद अहमद शहीद और हाजी शरीयतुल्लाह की सूरत में उनके पास मूवमेंट्स उनकी चल रही थी जिहादी, किसी न किसी छापा मार, उनकी पूरी लड़ाइयाँ जारी रहीं। लेकिन वो सब बगैर किसी मरकज़ियत और बगैर किसी प्लानिंग के चल रही थी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता करके तमाम इलाके अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चले गए। ये लड़ाई पूरे 1 साल जारी रही। 1857 में शुरू हुई थी 1857 में और 1858 मई तकरीबन या अप्रैल मई तक जाते-जाते इसका इख्तिताम हुआ और जो चंद इलाके रह गए थे वो भी जब अंग्रेज़ के हाथ में चले गए तो उसका इख्तिताम हो गया। यहाँ पर 1-2 मसले और भी समझ लो, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ-जहाँ अंग्रेज़ की फ़ौज थी, मैंने आपसे पहले ही ज़िक्र किया था कि ये वो फ़ौजें थीं कि जो अंग्रेज़ ने मकामी अफ़राद से ही तैयार की हुई थी। मकामी रियासतें ही उनको प्रोटेक्शन भी फ़राहम कर रही थी, मकामी अफ़राद ही उनको प्रोटेक्शन भी फ़राहम कर रहे थे। जहाँ मकामी अफ़राद उनसे लड़ने के लिए और मरने के लिए तैयार थे, तो वहीं कुछ आपके ही अफ़राद, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो सिख थे, चाहे वो राजपूत थे, चाहे वो जाट थे, चाहे वो जो भी कौमियतें थीं, उनमें से उनकी बहुत सारी रियासतें अंग्रेज़ सरकार की मदद कर रही थी। जैसे कि मिसाल के तौर पे हैदराबाद रियासत का मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हैदराबाद ने पूरी अपनी फ़ौजें फ़राहम की हुई थी। पंजाब के बहुत सारे इलाके थे कि जिनके इलाकों ने फ़ौजें फ़राहम की हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि उनकी अपनी ज़ाती अंग्रेज़ फ़ौज लड़ी थी, वो भी ज़ाहिर-सी बात है उसको भी मार पड़ रही थी, लेकिन असल जो लोग थे वो आपके अपने ही लोग थे। इसका फ़ायदा उन्होंने दूसरा और ये भी उठाया कि मैंने आपसे ज़िक्र किया हुआ कि आपके यहाँ शिया-सुन्नी मसला एक बहुत बड़ा तारीख़ी मसला है। इस मसले ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। कुछ रियासतें वहाँ पे वाली हुक्मरान शिया थे, अवाम सुन्नी थी, अवाम ने साथ नहीं दिया, हुक्मरान मारा गया। या हुक्मरान शिया था तो अवाम सुन्नी है, या सुन्नी हुक्मरान है अवाम शिया है, वो भी एक मसला। इसी इलाके के अंदर अगर बचत का चांस था तो क्या बराबर वाली रियासत मदद कर देती, तो वो शिया सुन्नी का मसला था। इस किस्म के मसाइल भी आपके सामने मौजूद रहे, जिसके नतीजे में अंग्रेज़ बिल आखिर इस पूरी लड़ाई को जीतने में कामयाब हुआ और उसके बाद उसने फिर पकड़-पकड़ के जो लोग लड़ाइयों के अंदर शरीक थे, उनके पूरे के पूरे गाँवों को जलाया गया। उनके लोगों को पकड़-पकड़ के तोप के आगे बाँध-बाँध के उनके सर उड़ाए गए। आपने तस्वीरें भी शायद उसकी देखी होंगी, वो स्केचेस बनाए गए हैं कुछ तस्वीरों के। तो उसको तोपबंद करना कहा जाता था, तोपदम करना, सॉरी बंद कर रहा हूँ, तोपदम करना कहलाया जाता था। उसको तोप के आगे बंदे को खड़ा करते थे, सर उसका तोप के आगे होता था और वो तोप पे गोला फायर करते थे, तो गोला सर साथ ही लेके जाता था। तो मैंने शायद आपसे किसी मौके पे ज़िक्र भी किया था कि जो एम्प्रेस मार्केट का इलाका है, ये एम्प्रेस मार्केट का इलाका बना ही इसी वजह से था। इसकी अगर आपको हिस्ट्री देखने का मौका मिले, अभी इसको जब तोड़-ताड़ के खाली कराया था, तो हम गुलाम जो अंग्रेज़ के, हमने उनकी फर्माबरदारी करते हुए ये काम दोबारा किया था। कहा होगा सरकार से ऑर्डर आया होगा कि दोबारा हमारा इलाका खाली करा के दिया जाएगा। तो हुआ ये था कि कुछ हिंदू बटालियन थी और एक सिख बटालियन थी, मैं उनके इत्तेफ़ाक से नाम मेरे दिमाग से निकल गए। बीबीसी में एक कॉलम आया था बड़ा अच्छा, उसने उसकी पूरी रिसर्च डिटेल दी थी। उसके अंदर उन्होंने बताया था कि उनकी बगावतें जारी थी और उन बगावतों को जब ख़त्म किया था तो ज़ाहिर-सी बात है ये इलाके फ़ौजी छावनियाँ थी यहाँ पे अंग्रेज़ की। ये पूरा आपका सदर का पुराना इलाका है, ये भी जो पुराना जो आपने देखा भी होगा ना जहाँ पे अंग्रेज़ के दौर की इमारत है, तो ये पूरे इनके इलाके थे, फ़ौजी इलाके, मैसेज वगैरह दीगर चीज़ें इनकी बनी हुई थी। तो इस इलाके के अंदर जब वो बटालियनों को शिकस्त हुई थी, तो जो उनके कमांडर्स थे, उनको यहाँ पर तोपदम किया गया था। उनको बेचारों को यहाँ पे लाके, जो उसमें एक हिंदू और एक सिख 2 बटालियन थी जहाँ तक मुझे याद रह गया है, दोनों हिंदू थे शायद। तो उनकी बटालियनों को यहाँ पर लाके उनके जो बचे थे अफ़राद, उनको यहाँ पे जब उन्होंने हथियार नहीं डाले थे, आखिर में शिकस्त होने के बाद, तो फिर उनको यहाँ तोपदम किया गया था और तोपों के आगे बाँध कर उनके सर उड़ा दिए गए थे। तो उसके कुछ अरसे बाद ये हुआ था कि ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है कि हमारे यहाँ मरने वालों को याद रखा जाता है, भूला नहीं जाता है। तो और हिंदुओं की रिवायत है कि वो दिए वगैरह जलाते हैं मरने पे और इस चीज़ें करते हैं। तो इन्होंने कुछ अरसे बाद ये हुआ कि अगले 1-2 साल बाद ये हुआ या अगले साल से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने उस इलाके में, उस जगह पर आके प्रेस मार्केट के इलाके में दिए जलाने शुरू कर दिए और उनकी यादगार के तौर पे यादगार बनाने की कोशिश की। तो अंग्रेज़ को तशवीश हुई उस टाइम पे, ज़ाहिर-सी बात है कब्ज़ा तो अंग्रेज़ का हो चुका था 1 साल बाद पूरा मुकम्मल, तो उसने कहा कि अगर ये हमने यहाँ पर कुछ और कायम नहीं किया तो बड़ा नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर अपनी यादगार बनाई जाए ताकि इनकी यादगार ना बन सके और इनकी जो तारीख़ है वो तो हम मिटा ही देंगे, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल ये भी मिटाना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे जो मलका बरतानिया थी, जिसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था, मलका बरतानिया थी उसके पास, क्योंकि तो ये 1857 के बाद ही हुआ, ये भी मैं ज़िक्र करूँगा। तो उसको जो यहाँ पे कमिश्नर साहब थे, मेरे दिमाग से नाम उनका निकल रहा है, शायद नेपियर ही थे
क्योंकि जो नेपियर रोड वगैरह आप नाम सुनते हो वो सब हम जो गुलाम हैं वो उन्हीं के नामों पर है। और ये नेपियर का जो इलाका है, नेपियर साहब जो थे, इन्होंने बुनियादी तौर पे 43 में 1843 में जो आपका सिंध का पूरा इलाका फ़तह करके जो है ना वो कंपनी का हिस्सा बनाया था। तो वही कमिश्नर थे या कोई और था, खैर नाम मेरे दिमाग में नहीं, लेकिन ये कि उन्होंने बल्कि बरतानिया को एजाज़ी तौर पे कि भाई अब ये आपकी जागीर है, पूरा बरतानिया का जागीर होगी, तो ये तोहफ़तन पेश किया था। फिर उनका यहाँ पर दौरा था जिसके अंदर जो है वो उन्होंने आगे जो तमाम जो पुराने कैदी जो 1857 से पकड़े हुए थे, जेलों में थे, ये 1877 की बात कर रहा हूँ मैं, 1877 तक की ज़िक्र है कि फिर जो है वो उन्होंने आके यहाँ पर उन सबको आम माफ़ी का ऐलान किया था जब उनका सत्यानाश हो चुका था बेचारों का। तो यूँ अंग्रेज़ ने ये तोहफ़तन बनाई थी एम्प्रेस मार्केट, जिसको आज हम वहाँ पे सब्ज़ी, मसाले और क्या कहते हैं बादाम, अखरोट बेचते हैं, तो उसके पीछे इसकी तारीफ़ ये थी और यही वजह है कि शायद उसको खाली भी करा के दोबारा दिया गया था। खैर, तो ये एक ज़िमनन बात आ गई थी तो मैंने ज़िक्र कर दिया। खैर यूँ हमें इस पूरी लड़ाई के अंदर शिकस्त हुई, उसकी सारी वजूहात मैंने आपके सामने रख दी है कि आपके पास ना ताकत थी, ना क़ुव्वत थी, ना माशी तौर पे, ना आप एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके पास कुछ बचा था, बादशाहत कमज़ोर हो चुकी थी, रियासतें एक-एक करके उनके हाथ में जाती गईं और बिल-आखिर 1857 की लड़ाई 1858 1858 में पूरे 1 साल बाद जो है वो मुकम्मल तौर पे बरतानिया का कब्ज़ा हो गया। इस कब्ज़े के नतीजे में ये हुआ कि कंपनी का भी इक़्तिदार यहाँ से ख़त्म हुआ। अब डायरेक्ट मल्का बरतानिया के अंडर में ये इलाके आ गए। इससे पहले मैं आपसे ज़िक्र किया कि कंपनी ही आई थी यहाँ पर, कंपनी ने तिजारत की इजाज़त ली थी, कंपनी ने फ़ौजें बनाई थी, कंपनी ने ही सारे आहिस्ता-आहिस्ता पूरे रियासतों को फ़तह किया। कंपनी से मुराद वही फ़ौजी पूरी कंपनी जो उनकी सिलसिला था जो कि तिजारत भी करती थी और वो पूरी फ़ौज के साथ मौजूद थी अपनी। उसने बिलाखिर इस इलाके को कब्ज़ा करके मल्का बरतानिया के हवाले किया। कंपनी का यहाँ से इक़्तिदार ख़त्म हुआ, तो साथ ही साथ हमारे बादशाह साहब का भी इक़्तिदार यहाँ से ख़त्म हुआ। उनको यहाँ से पकड़ा गया, जो बहादुर शाह ज़फ़र हमारे आखिरी बादशाह थे, उनको पकड़ के यहाँ से ले जाया गया रंगून। रंगून का इलाका आपने नाम सुना होगा, फ़िल्म का एक बड़ा मशहूर गाना है मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफ़ोन, तो वो ये वही वाला रंगून है जहाँ पर जाके इनको बंद कर दिया गया। और उसके कुछ सालों बाद तकरीबन 5 साल बाद 1862 में 1857 में पकड़ के लेके गए और 1862 में उनका वहाँ पर बड़े ही बेचारे कस्म-पुरसी और बीमारी के आलम में उनका इंतकाल हो गया। शायर थे, वो अपनी शायरियाँ करते रहे मेरे साथ, जो शायरों के साथ होता है उनको मार पड़ा तो उसके बाद शायरी निकलती है उनके अंदर से। तो वो जो आप सुनते भी हैं ना कि वो दो गज़ ज़मीं भी ना मिली, इस किस्म के जो अशआर वगैरह हैं, मुझे शेर याद नहीं रहते ज़्यादा। तो इस किस्म की शायरी और जो था कि हमारे शायर करते हैं जब मार-वार पड़ती है तो इस तरह से उनका बिलाखिर बेचारों का खात्मा हुआ। तो यूँ जो है वो कंपनी का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, बादशाहत का सूरज भी ग़ुरूब हुआ और अब एक नए दौर का आगाज़ हुआ जिसको जो है वो मॉडर्निस्ट फ़िक्र के साथ जिसका कनेक्शन था, जो कि बरतानिया की ग़ुलामी का दौर था, जिसको आप ग़ुलामी का जेन्युइन दौर कह सकते हैं कि जो ये हमारा पाकिस्तान बनने तक का पूरा एक टाइम पीरियड है, ये वो हमारा असल ग़ुलामी का दौर था। इस दौर के दौरान जो अहम किरदार मैंने आपसे ज़िक्र किया कि लड़ाई के दौरान और भी लोग अहम किरदार अदा कर रहे थे, उसके अंदर वो अफ़राद भी थे जो कि बरतानिया के नौकर हो चुके थे। वो हिंदू भी थे, वो मुसलमान भी थे, वो तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखते थे। हमारा यहाँ पर फ़ोकस बाकी लोगों नहीं होंगे, लेकिन एक साहब होंगे जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया जो कि 1817 में पैदा हुए और उनका नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान के सामने तमाम हालात गुज़र चुके थे। सैयद अहमद शहीद की तहरीक भी उनके सामने नाकामी का शिकार हुई थी। फ़राइज़ी तहरीक भी का अंजाम देख चुके थे। इससे पहले तारीख़ ऐसी बात है वो तो पैदा नहीं हुए, लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में भी जानते होंगे कि किस तरह ख़त्म हुआ। हैदर अली का भी सुना होगा, तमाम रियासतें किस तरह अंग्रेज़ के कंट्रोल में गईं। तो ये वो एक दिमाग था जो कि नया मॉडर्निस्ट दिमाग था जो पैदा हुआ, ये अंग्रेज़ के साथ वफ़ादारी का दर्द देता था। इसका कहना ये था कि भाई देखो, तुम लोगों की लड़ाई झगड़ों से हासिल कुछ नहीं है, तुम्हारे पास ना तो साइंस है, ना टेक्नोलॉजी है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। जदीद दुनिया जिस तरफ चली गई है, वो तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोग जदीद निज़ाम को अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इसी तरह मार पड़ती रहेगी। अंग्रेज़ हमेशा के लिए आया है, अब हमेशा रहेगा। उसका निज़ाम हमेशा के लिए आया है, हमेशा रहेगा, वो कभी भी नहीं जाएगा। लड़ना-भिड़ना टाइम का ज़िया है, फ़ुज़ूल का टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अंग्रेज़ की नौकरी करो। अब वफ़ादारी करो, नमक हलाली करो, जो अंग्रेज़ कहता है वो करो, तरक्की करते जाओ, जीने आगे बढ़ते जाओ। तो इस फ़िक्र के साथ सर सैयद अहमद ख़ान मौजूद थे और उनके सामने बिलाखिर 1857 भी हो गई। अब जब 1857 उनके सामने हुई और ज़ाहिर-सी बात है वो एक पूरा कनेक्शन था उनके ख़ानदान का, घर का अंग्रेज़ के साथ। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान और उनके ख़ानदान और उस तरह के जो दीगर जो कौमियत के भी लोग थे, चाहे वो हिंदू दीगर कौमियत के, तो इन्होंने 1857 की जंग में अपने लोगों को भी बहुत धोखा दिया। धोखा इस सेंस में या समझ लें अंग्रेज़ की मदद की इस तरह से कि जहाँ-जहाँ अंग्रेज़ फ़ौज हो सकती थी उनको इन्होंने बचाया। सर सैयद अहमद ख़ान को जो सर का खिताब दिया गया और दीगर जो उनको सारी चीज़ें दी गईं,
उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि कुछ ख़वातीन थी अंग्रेज़ों की, वो कहीं बच के भाग रही थी, तो उनको जो है वो सर सैयद अहमद खान ने पनाह देके छुपाया था, बचाया था। और मुख्तलिफ़ इलाकों में उन्होंने जो मुजाहिदीन थे या जो फ़ौजी थी या जो कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनकी मुखबरी करने का भी नेक फ़रीज़ा अंजाम दिया था सर सैयद अहमद खान ने। इस वजह से सर सैयद अहमद खान को सरकार खिताब दिया गया था। ज़ाहिर-सी बात है जो अंग्रेज़ के साथ उस टाइम पे वफ़ादार था, उसी के साथ उसका मामला बेहतर थे। तो यूँ सर सैयद अहमद खान की जो कोशिशें और काविशें थी अंग्रेज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा थी। फिर 1857 के जब बिल्कुल एंड हो गया, तो वाज़ेह हो गया ज़ाहिर-सी बात है कि सर सैयद अहमद खान दुरुस्त कह रहे थे, ये लोग बेवकूफ़ थे जो लड़ रहे थे अंग्रेज़ से। इनको अकल ही नहीं थी, इनको पता ही नहीं था कि अंग्रेज़ कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी कुव्वत है, उसके पास कितना बड़ा निज़ाम है, वो क्या दुनिया बना चुका है और इनके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बादशाहत के आसरों में बैठे हुए थे, ये अपनी फ़ौजों के आसरे में थे कि लड़-भिड़ के हमें बचा लेंगे, वो कुछ भी नहीं कर सके। तो ये वो वक़्त था कि जिस मौके के ऊपर सर सैयद अहमद खान का किरदार शुरू होता है और वो किरदार शुरू होता है कि जिसने आगे की सारे निज़ाम की बुनियाद रखी। इन्होंने आके कहा कि भाई आपने अपनी तमाम बेवकूफ़ियाँ 2 250 सालों में करके देखनी है। अंग्रेज़ से आप शिकस्त खा गए हैं, 2 250 साल आपके सामने हैं। बेहतर ये है कि आप शिकस्त तस्लीम करें और उसको शिकस्त ना कहें। आप एक बोलें निज़ाम की तब्दीली, एक सिस्टम तब्दील हो रहा है, एक निज़ाम तब्दील हो रहा है, एक रेवोल्यूशन आ रहा है, एक इनकलाब आ रहा है। एक रेनेसां है जो कि यूरोप के अंदर हमसे काफ़ी पहले गुज़र चुका है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। आपको मदरसों के निज़ाम से निकलना है, आपको भगवद गीता से निकलना है, आपको जो है वो मज़हब को छोड़ना है और जदीद तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान रखना है। मज़हब साथ-साथ चलेगा लेकिन आपको जदीद तालीम की तो आपको उसके लिए स्कूल, कॉलेज का क़याम अमल में लाना है। आपको उसके लिए ऐसी मूवमेंट, ऐसी तहरीक शुरू करनी है कि जो कि लोगों को जदीद बना सके, लोगों के दिमाग में साइंस और टेक्नोलॉजी बिठा सके। इसीलिए जो उनकी पूरी तहरीक थी, जिसको आप अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी आगाज़ 1857 के बाद हुई। 1857 के पहले बाद तो सबसे बड़ा मसला ये था कि बहुत सारे मसाइल आए। अब ज़ाहिर-सी बात है इक़्तिदार एक नई कौम के पास चला गया। हज़ारों साल से लोग दूसरे तरीके से रहते थे, अब एक नई तरीके की ज़िंदगी गुज़ारनी थी आपको। ज़ाहिर-सी बात है प्रॉब्लम का सामना होना था, मसाइल आने थे आपको। और वो किस तरह से आने थे कि अब आपकी हर चीज़ तब्दील हो रही थी। मिसाल के तौर पे अगर आप इससे पहले फ़ारसी बोलते थे तो फ़ारसी पे पाबंदी, अगर आप उर्दू की तरफ जा रहे थे तो उर्दू पे पाबंदी, आप अगर हिंदी बोलते थे तो हिंदी पे पाबंदी, आप संस्कृत बोलते थे तो उस पर पाबंदी। दूसरी तरफ मसला ये हुआ कि लड़ाई के फ़ौरन बाद वो तमाम ताकतें जिसके जितना अंग्रेज़ के साथ कनेक्शन था, वो उतना ज़्यादा अंग्रेज़ के करीब चला गया और जो जितना अंग्रेज़ से दूर था, जिसके पास जितनी नफ़रत थी, जितनी बगावत थी, वो उतना ज़्यादा अंग्रेज़ से दूर हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है, वो कि लाज़मी है। उसमें लोगों की इख्तिलाफ़ी राय है, लेकिन मेरी जो राय है, वो मैं वही दूँगा आपको। वो ये है कि बताया ये जाता है या तारीख़ बताती है कि तमाम कौमियतें मिल के लड़ी थी। सारे लोग सभी लड़े थे, लेकिन जो असल जेन्युइन जो इसकी लड़ाई के जो सारा मलबा था, वो मुसलमानों पे डला। सर सैयद अहमद खान या दीगर लोगों का कहना ये था कि भाई बाकी लोग भी लड़े हैं, हम खाली नहीं लड़े हैं। सिर्फ़ मुसलमान नहीं लड़े हैं आपसे, हिंदू भी लड़े हैं, सिख भी लड़े हैं, दीगर ताकतें भी लड़ी हैं। आप सबको बराबरी की तरह सज़ा दो। सिर्फ़ आपने सारा मलबा मुसलमानों पे क्यों डाल दिया है? लेकिन आपको एक बात ऑटोमैटिकली समझ में आ जाती है कि जो ताकतवर हुक्मरान होता है, उसी पे सारा मलबा जाता है। ऐसा नहीं था कि मस्जिद मदरसों का कोई किरदार नहीं था, आपके उलमा कराम का, मुसलमानों का कोई किरदार नहीं था। तमाम तर कौमियतों की तरफ से रेज़िस्टेंस हुई, लेकिन जो असल रेज़िस्टेंस देने वाले या असल जो ताकत जिसने अंग्रेज़ को टफ़ टाइम दिया था या दे सकती थी बाद में भी, वो मुसलमान ही थे। और क्योंकि इक़्तिदार आपका बादशाह आपका होता था हमेशा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, बादशाह तो आप ही का है। नीचे रियासतों में क्या होता रहा, इससे बहस नहीं है। मेन ताकतवर हुक्मरान आप थे, तो आपसे छीना गया था, तो उन्होंने फिर आखिर 1857 की सारी लड़ाई का मलबा हिंदुओं और सिखों दीगर कौमों पे थोड़ा-थोड़ा डाला, लेकिन असल मलबा डाल दिया गया मुसलमानों तक। और मुसलमानों को उसके बाद भी 1857 के बाद भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिन-जिन इलाकों ने, जिन-जिन गाँव-गोटों ने, जिन-जिन मस्जिद मदरसों ने बगावतें की थी, उन जगहों को बाकायदा अंग्रेज़ ने प्लान करके तबाह करना शुरू किया। उनके गाँवों को आग लगा दी जाती, उनकी ज़मीनों को, उलमा कराम को बताया जाता है कि 50,000 उलमा को सिर्फ़ काले पानी की सज़ाएँ और उनको तोपों के आगे बाँध के उड़ाया गया। उनके पूरे गाँव जला दिए जाते थे। गाँव जलाने की वजह ये होती थी कि जो मदरसा है बुनियादी तौर पे वो पहले की आज की तरह का नहीं होता था, जिस तरीके का सिलसिला है। मदरसा होता था, उसको सरकार की तरफ से, बादशाह की तरफ से ज़मीन दी जाती थी। उस ज़मीन पर ही वो उगाना, खाना-पीना, जानवर सब कुछ, फिर उसी के साथ आबादियाँ बस जाती थी। अब उसी आबादी का पूरा असर जो होता था, वो मस्जिद मदरसे के साथ कनेक्शन होता था। तो वो फिर जिस-जिस इलाके में बगावत होती थी, वहाँ के मौलवी कराते थे, ज़ाहिर-सी बात है, तो उसको पूरे को जलाना ज़रूरी होता था। दीगर कौमियतों के मामले में मामला ये होता था कि जैसे
झांसी की रानी है, वो खुद बगावत की, तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर फ़ौज लड़ी होगी तो फ़ौज को सज़ा नहीं, क्योंकि फ़ौज तो फ़ौजी है ना, उसको तो पकड़ा, बंद कर दिया, खत्म। पूरे इलाके ने प्लान कार्रवाई नहीं की है। जैसे जिसका रिज़ल्ट आप आज देखते हैं ना, जैसे आपको आज भी ये जो अंग्रेज़ गुलामी का जो हम भुगताते हैं, सिंध वाले ऐसा कर रहे हैं, पंजाब वाले ऐसा कर रहे हैं, बलोची ऐसा कर रहे हैं, ये वो अंग्रेज़ टिपिकल माइंडसेट है, जो कि आज भी आपके जो एस्टेब्लिशमेंट या जो फ़ौजी इदारा है उसके अंदर मौजूद नज़र आता है। उसकी वजह यही है। आप इस दिमाग के साथ लोगों को देखते हैं, लेकिन जो बगावत होती है वो एक मजबूर खित्ते की होती है। उसके अंदर एक फितरत, मतलब एक सिंधी कौम है, उसके अंदर एक हुर्रियत पाई जाएगी, बलोच कौम है, हुर्रियत हुर्रियत पाई जाती है, पठान है, हुर्रियत पाई जाती है। वो फितरी है उनका, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई 2-4 हाँ, लेकिन फ़ौजी और 4 वो बंदे थे, उनको पकड़ के मार दिया, खत्म हो गया। तो ये वो वजूहत थी जिसकी वजह से पूरे-पूरे गाँव जलाए गए। सर सैयद अहमद खान ने इस टाइम पे ये काम किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं थे, खाली और भी लोग थे, आप बाकियों को भी मारो। उन्होंने जैसे नहीं वो जो पकड़ जाने के बाद होता है ना, वो उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, लेकिन उनको पता था कि इसको कि असल लड़ने वाले कौन लोग हैं, तो उन्होंने उन्हीं पे मारा। सर सैयद अहमद खान ने इस टाइम पे ये काम किया कि उन्होंने एक रिसाला लिखा जिसके अंदर उन्होंने असबाब बगावत हिंद लिखी। रिसाले का नाम है असबाब बगावत हिंद, और उसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि भाई देखें, आपकी कुछ नाइंसाफ़ियाँ थी, आपने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की थी, आपने मुसलमानों को तालीम नहीं दी, रोज़गार नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, स्कूल नहीं दिया, कॉलेज नहीं दिया, उसके मुकाबले में आपने हिंदुओं को बहुत कुछ नवाज़ा। फ़ौज में उनका हिस्सा ज़्यादा, उनको तालीमी इदारे दिए, आपने आपने हमें खुद पसमानदा रखा, और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ आपने बगावत क्यों की है? तो अगर आप हमें सब कुछ देते तो हम यकीनन बगावत नहीं करते। ये वो चीज़ें थी। उसके अलावा फिर उन्होंने अंग्रेज़ को बताया कि भाई देखें, ये हमारा कसूर है। बहुत सारी उन्होंने दलाइल देकर साबित करने की कोशिश करी, जिसके अंदर उन्होंने चाहते या ना चाहते हुए जो कि मुजाहिदीन जो कि लड़ रहे थे उस टाइम पर, उनको भी टिका के गालियाँ दी। उन्होंने कहा ये तो जाहिल हैं, ये वहशी हैं, ये दरिंदे थे, ये गँवार थे, इनको पता ही नहीं था किससे लड़ रहा है, इनको अकल ही नहीं थी। तो उन्होंने साथ में अपने लोगों को भी गालियाँ देने का भी फ़रीज़ा अंजाम दिया ना। तो इस किस्म का भी काम सर सैयद अहमद खान ने जारी रखा। और उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरह अंग्रेज़ जो है वो आपके साथ कोई नेगोशिएट करे, कोई मामला तय होने की तरफ जाए मामला। लेकिन ऐसी बात है, जब फ़ौरन लड़ाई ख़त्म होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, ऐसे मौके के ऊपर जो दीगर ताकतें थी उनको जहाँ बगावत जारी रखी उन्होंने किसी न किसी हद तक, लेकिन वो जब ख़त्म हो गई तो उन्होंने फिर फ़ौरी तौर पे देखा कि इक़्तिदार तो मुसलमानों का गया। तो उन्होंने कहा भाई जो अब ताकत में आ गया है उससे हुक्मरान से बनाना ज़्यादा बेहतर है। तो हिंदुओं ने फ़ौरी तौर पर अंग्रेज़ों के साथ अपने मामलात, जो कि हिंदू जमातें थी, जमातें तो नहीं थी उस टाइम पे, जो जो भी उनकी रियासतें थी, उन्होंने अपने मामलात बहुत तेज़ी से बेहतर किए। दूसरा, बेहतर करने के अलावा उनकी एक बहुत बड़ी तादाद सरकारी नौकरियों पर जा चुकी थी। अच्छा, उसकी एक वजह ये नहीं थी कि वो कोई मतलब कोई साजिश कर रहे थे उस टाइम पे हिंदू, कोई मुसलमानों के खिलाफ, ऐसा नहीं था। वो थे मेजॉरिटी में, अक्सरियत थी वो हिंदू और मुसलमानों का अपना एक पूरा सिस्टम चल रहा था, इसलिए वो नौकरियों पर जाते ही नहीं थे। उनके पास ज़मीनें, जायदाद, वज़ीर वग़ैरह सब उसी से कमा रहे, खा रहे थे। अब पहली दफ़ा ये हुआ कि उनको एहसास हुआ है नौकरी भी करनी है। अब नौकरी कहाँ से करें? पढ़े तो थे ही नहीं, क्योंकि आपने अपने जो 50-60 साल गुज़र चुके हैं, मैं 1800 आपसे 1 से जो ज़िक्र कर रहा हूँ, तो हिंदू तो बड़े तादाद में उनके तालीमी इदारों में जा रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे, अंग्रेज़ी सीख रहे थे, साइंस की, टेक्नोलॉजी की तालीम ले रहे थे। तो अब आपको तो नौकरी देते नहीं, वो किसको देते? मुसलमानों को तो कुछ नहीं मिल रहा था। फिर दूसरा है कि आपके साथ मसाइल भी थे ज़्यादा, क्योंकि आपने जो है वो बगावत को ज़्यादा लीड किया था। तो उन्होंने आपके मुकाबले में हिंदुओं को नवाज़ना शुरू किया। ये मुसलमानों की एक परेशानी हो गई एकदम फ़ौरन, कि उन्होंने कहा कि भाई एक तो हमसे हमारा इक़्तिदार भी छीन लिया, दूसरा हमारे ऊपर आपने हिंदुओं को मुसल्लत कर दिया। और वो तो आपको पता ही, मैंने आपको बताया था कि वो 50, 60, 70 साल से ये काम भी कर रहे थे कि हिंदू और मुसलमान लड़ाने का भी, तो इसका और रिज़ल्ट ख़राब होना शुरू हुआ। तो मुसलमानों के अंदर ज़्यादा अदम एतमाद ख़त्म हुआ, यानी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ, और वो जब इस चीज़ का शिकार हुआ कि अंग्रेज़ जो है वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है और हिंदुओं को नवाज़ रहा है, और उन्होंने शो भी किसी न किसी हद तक यही किया। इस मौके के ऊपर जो था वो सर सैयद अहमद खान ने ये कोशिश करी कि किसी तरह इस जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत पैदा हो रही है इसका खात्मा करो, क्योंकि अगर ये नफ़रत अंग्रेज़ पैदा करने में कामयाब हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये लड़ाई को सबकी लड़ाई बताया जाए, और नौकरियों और जो मसाइल आ रहे हैं आइंदा मुस्तकबिल में उसको बराबरी की बुनियाद पर हल करना है। लेकिन अंग्रेज़ ज़ाहिर-सी बात है चालाकी से चल रहा था। उसने ये समझता था कि अगर मैंने मुसलमानों के सरों पर हिंदुओं को मुसल्लत नहीं किया तो इनके दरमियान वो नफ़रत ही पैदा नहीं होगी। ज़ाहिर-सी बात है, आप सब 100,000 साल से हुक्मरान हैं, आपके नीचे जो आपके गुलाम या आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर हुक्मरान बना दिया जाए, तो आपके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं वो। तो आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो उस सारी चीज़ को। यही चीज़ सेम चीज़ मुसलमानों के साथ उस टाइम पे दरपेश थी। इसका हल उन्होंने कुछ नहीं करना था और उसको मसाइल को और बढ़ाना था। सर सैयद अहमद खान ने शुरू में बहुत कोशिश करी कि ये मामलात को मैं रिज़ॉल्व कर लूँ। उनके बाकायदा बड़ा मशहूर जुमला आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कहते थे कि ये जो हिंदुस्तान की मिसाल जो है ना, यहाँ की हिंदू और मुसलमानों की मिसाल, हिंदुस्तान की मिसाल दुल्हन दुल्हन की सी है कि जिसकी 2 आँखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान।
और दुल्हन अगर काड़ी हो जाए या कान खराब हो जाए तो दुल्हन नहीं रहेगी ना, मतलब वो दुल्हन का जो एक पूरा हुस्न है, उसका एक जो पूरा चार्म है वो खत्म हो जाता है अगर उसकी एक आँख खराब हो जाए, क्योंकि दुल्हन का मतलब ये खूबसूरती के साथ कनेक्शन होता है उसका। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती हिंदू और मुसलमानों के साथ रहना है। अगर ये 2 आँखों में से एक ने भी गड़बड़ करी तो सारा मामला खराब हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ अपना काम कर रहा था, ज़ाहिर-सी बात है, सर सैयद अहमद खान के काम के सामने उसकी हैसियत नहीं थी, और वो जो चाह रहे थे कि मुसलमान सारी चीज़ों को तस्लीम कर लें, अंग्रेज़ को एक्सेप्ट कर लें, मुसलमान भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपने मस्जिद मदरसे के निज़ाम के साथ जुड़े बैठे थे, जबकि हिंदू बहुत तेज़ी के साथ उनके निज़ाम के साथ कनेक्ट हो रहे थे। दीगर कौमियतें भी हो रही थी, किसी ने नहीं था। सिख फिर भी बहुत पीछे थे, सिखों ने भी बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया, सिखों को भी इसलिए बाद में भी बहुत मार पड़ी है, मुसलमानों को भी पड़ी है। हिंदू ने फिर भी बहुत जल्दी हिंदुओं ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया। तो ये वो हालात थे जिसके नतीजे में सर सैयद अहमद खान एक नई फ़िक्र, एक नई सोच के साथ इस पूरे माशरे के अंदर नज़र आए और उन्होंने लोगों के सामने एक नया दिमाग रखने की कोशिश करी। अच्छा, ये पूरा सिलसिला चल रहा था, इस दौरान इत्तेफ़ाक से जो है वो कुछ ऐसे इश्यूज़ हो गए कि जिसके बाद जो है वो फिर सर सैयद अहमद खान को भी बहुत सारी चीज़ों से विथड्रॉ करना पड़ा। और वो ये हुआ कि 1867 के अंदर, यानी कि तकरीबन 10 साल बाद, एक बहुत बड़ा तनाज़ा हुआ जिसको हिंदू-उर्दू कंट्रोवर्सी के नाम से याद रखा जाता है, हिंदू-उर्दू तनाज़ा। मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि हिंदुओं के पास लिखने की कोई रिवायत मौजूद नहीं थी, छीना-बछीना चलता था, संस्कृत को दोबारा ज़िंदा किया गया, और ये किया गया कि संस्कृत ज़बान को अहमियत दी गई, उसके मुकाबले में मुसलमानों की ज़बान फ़ारसी जो थी उसको तो ख़त्म ही कर दिया गया, उसके मुकाबले में उर्दू को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। उर्दू ज़बान बोली जाती थी, लेकिन उसको बाकायदा सरकारी सतह के ऊपर कबूल नहीं किया जाता था। सरकारी सतह पर फ़ारसी थी, जब अरबी और फ़ारसी, जब मुसलमानों का इक़्तिदार ख़त्म, अरबी फ़ारसी ख़त्म, तो बाकायदा अंग्रेज़ ने मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ज़बान के तनाज़े को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। और बाकायदा जब ये नौकरियों के मसाइल पैदा होने शुरू हुए तो उन्होंने साथ ही साथ कहा कि भई जिसको अब अंग्रेज़ी आएगी उसको नौकरी मिलेगी, और फ़ारसी आएगी तो नौकरी तेल है आपकी, मतलब गई वो, क्या कहते हैं, वो आपने सुना भी होगा कि वो क्या है, अ, पढ़ फ़ारसी और बेच तेल, इस किस्म का वो जो उसी से निकला हुआ है कि वो तेल बेचने से, कि फ़ारसी अगर आपको आती तो तेल ही बेचोगे, उसके अलावा कोई काम-वाम आपके पास नहीं है। एक कहावत है हमारे यहाँ, उसकी वो वजह ये है। तो इस आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो तेल बेचना है फ़ारसी बेच पढ़ के आपको। तो ये वो सूरत-हाल थी जिसके अंदर अंग्रेज़ ने किया कि नौकरी के लिए लाज़मी कर दिया कि अंग्रेज़ी ज़बान। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब जो ज़बान, जैसे अब वहाँ आपके यहाँ भी होता है, तो अगर आपको मकामी ज़बान उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, तो आपको अजीब शर्मिंदगी होती है ना, यार अंग्रेज़ी नहीं आती है, हम क्या करें? सीखने की कोशिश करते हैं, मजबूरी है, ताकि नौकरी लग जाए। तो यही वो उस दौर से पैदा कर दिया अंग्रेज़ ने। फिर साथ ही साथ उसने कुछ इलाकों के अंदर ये किया कि उसने जहाँ उर्दू पर तो पाबंदी लगाई, साथ-साथ उसने कहा कि अगर अब आपको नौकरी करनी है तो आपको संस्कृत ज़बान भी आनी चाहिए। अब ज़ाहिर-सी बात है, मुसलमानों को चलो उर्दू तो आती थी, संस्कृत कहाँ से सीखेंगे? अंग्रेज़ी भी गुलामी में सीख रहे थे जाके, संस्कृत कहाँ से सीखेंगे? और हिंदुओं ने उसको बहुत वेलकम किया फौरी तौर पे, जो 1867 का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, हिंदू-उर्दू तनाज़ा वो इस वजह से शुरू हुआ, कुछ इलाकों के अंदर हिंदी ज़बान को, संस्कृत ज़बान को लाज़मी करार दे दिया गया अंग्रेज़ी के साथ। तो मुसलमानों के अंदर और नफ़रतें पैदा हो गईं, और तफ़रीक़ा पैदा हुआ, और इस चीज़ के साथ मसाइल पैदा हुए कि अब हम कहाँ से सीखते रहेंगे। तो मुसलमानों में एक रवैया, तो सर सैयद अहमद खान के जो कोशिशें कर रहे थे कि बहाली की तरफ चले जाएँ, दूसरा रवैया जो बैठा हुआ था दुश्मनी लेके मस्जिद मदरसों का, मैंने कहा हम तो पहले ही कहते थे ये तो अंग्रेज़ खिलाफ है। तो एक दफ़ा फिर नफ़रतें, लेकिन ये क्या, अब नफ़रतों का रुझान जो था वो लड़ाई की तरफ नहीं, बस वो एहतजाजों तक जा पा रहा था, शोर मचा पा रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आपके पास ताकत ही नहीं बची थी लड़ने-भिड़ने की। तो इस मौके के बाद जो है वो फिर सर सैयद अहमद खान को बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि शायद जो है ना वो मैं गलत था, और हिंदू और मुसलमान अब एक साथ नहीं रह सकते। ये वजूहत थी, उसके अलावा फिर चंद और वजूहत बनी जिसके नतीजे में सर सैयद अहमद खान अपने उस राय से रुजू करने पर मजबूर हो गए कि अब हम एक कौम की सूरत में रह सकते हैं। जो हम एक कौम का लफ्ज़ आप सुनते हैं ना कि हिंदू और मुसलमान एक कौम थे, तो जिस बुनियाद पर सर सैयद अहमद खान को दो कौमी नज़रिए का बानी कहा जाता है, कि जिसने इस चीज़ की बुनियाद या इस बात को उनकी ज़बान से अदा करवाया कि अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हमारा साथ मुमकिन नहीं है। तो ये वो वजूहत थी कि जिसने सर सैयद अहमद खान को दिखा दिया था कि भाई देखो, एक तो वो अक्सरियत है और आप अक़लियत हैं। अगर आपको कब्ज़ा करना है, दोबारा इक़्तिदार चाहिए, दोबारा ताकत क़ुव्वत चाहिए, तो आप इस अक़लियत में रहते हुए तो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हिंदू आपको कुचल के ख़त्म कर देंगे। वो ताकत है भाई, ऐसी बात, उनके पास इतनी मेजॉरिटी है। तो दूसरा कि वो जदीद तालीम हासिल की तरफ बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। अगर आप आज शुरू भी करोगे तो आप उनसे कम से कम 20 से 25-30 साल पीछे रह जाओगे, जिसका बाद में हुआ भी वो मैं आगे ज़िक्र करूँगा तो बताऊँगा। तो इन्हीं सूरत हाल को देखते हुए उनके सामने ये चीज़ वाज़ेह हो गई थी कि अब हमें कुछ करना होगा।
तो यही वो वजह थी जिसके नतीजे में उन्होंने फिर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का क़याम अमल में लाया, फिर उन्होंने स्कूलों का क़याम शुरू किया। वो जो पूरा अलीगढ़ तहरीक है, वो जो आपका सुनते हैं कि अलीगढ़ की बुनियाद रखी गई, जो उन्होंने अपने स्कूल का आगाज़ किया, जो अपने जो फिर बाद में यूनिवर्सिटी का सिलसिला, स्कूल कॉलेज जिसको आप मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कॉलेज के नाम से जानते हैं, तो उसका बुनियाद रखी उन्होंने। साइंटिफिक सोसाइटियों की बुनियाद रखी, मुसलमानों के लिए जो है वो साइंस की तालीम और इस तालीम की तरफ जो उन्होंने काम शुरू किया। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने करी, जिसका ज़िक्र जो है वो मैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस हवाले से और फिर क्या-क्या किरदार अदा किया और फिर सर सैयद अहमद ख़ान की जो पॉलिसीज़ थी वो किस नौइयत की थी। अच्छा, इस पूरे अरसे के दौरान सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को एक चीज़ से सबसे ज़्यादा रोका था, वो ये थी कि आपको अब सियासत की तरफ नहीं जाना, पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना है। अच्छा, सियासत, पॉलिटिक्स इससे पहले दुनिया में कोई लफ्ज़ नहीं है। हम जिस चीज़ के साथ कनेक्शन थे वो बादशाहत थी। अब जो चीज़ दुनिया में एक नई आ रही थी हमारे बरे-सग़ीर में, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं, सियासत कहते हैं, उसका एक निज़ाम अलग था, बादशाहत एक अलग निज़ाम का सिलसिला था। सर सैयद अहमद ख़ान जिस निज़ाम के साथ खड़े हुए थे, वो सर सैयद नया निज़ाम था, तो इसलिए उन्होंने लोगों को कोशिश की कि भाई देखो, अभी आपके हालात, आपके माशी, आपके तालीमी, आपके समाजी हालात इस काबिल नहीं है कि आप जो है वो सियासतों की तरफ जाएँ। तो उन्होंने नौजवानों को, मुसलमानों को रोकने की बहुत कोशिश करी कि आपको सियासत में नहीं जाना है। लेकिन हालात जिस तेज़ी से बिगड़ते जा रहे थे, जिसका एक पहला ज़िक्र मैंने आपके सामने हिंदू-उर्दू तनाज़े की सूरत में रख दिया, जो कि आपकी नौकरियाँ खाने के लिए बनाया गया। तो उसके रिज़ल्ट में आप ना चाहते हुए भी सियासत के अंदर किसी न किसी हद तक दाखिल होते जा रहे थे। और उसके बाद की क्या सूरत-ए-हाल है, वो इंशाअल्लाह फिर मैं अगले जो लेक्चर होगा, उसके अंदर ज़िक्र करूँगा। अब जो पूरा अगला लेक्चर होगा, वो सर सैयद अहमद ख़ान और उनकी जो कोशिशें, काविशें हैं और उनका क्या-क्या किरदार रहा, तो उसके ऊपर ही होगा। हो सकता है सर सैयद अहमद ख़ान के हमारे 2 लेक्चर हों, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं इसका इख्तिताम करता हूँ और यहाँ पर जो सवालात हों, वो ज़रूर पूछिएगा और जो भी इस हवाले से अगर आपके सामने कोई चीज़ और आए, तो मुझसे ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।